हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस पहल में आपका स्वागत करता हूँ, जहाँ पर हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर राइटिंग करते हैं टॉपिक को लेकर। तो आज पहले हम एमसीक्यू किया करते थे, आज थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। पहले हम आंसर राइटिंग करेंगे। आंसर राइटिंग करेंगे, दो प्रश्न यहाँ पे लेंगे जो करंट और स्टैटिक दोनों को लिंक देता है। पहला प्रश्न है जो यहाँ पे लिंक दे रहा है आपको, किससे रिलेटेड? जीएस 3। जीएस 3 इकोनॉमी का पार्ट है और इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमी को लेके कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जैसे ये प्रश्न पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि भारत की 2025-26 की विकास संभावनाओं के समक्ष प्रमुख मैक्रो इकोनॉमिक चुनौतियां क्या है। मतलब अगर हम देखें 2025-26 में जिस तरह से डेवलपमेंट के पोटेंशियल दिख रहे हैं, तो क्या बड़े बड़े चैलेंजेस क्या दिखाई दे रहे हैं इकोनॉमी में हमारे। ग्लोबली जो अनिश्चितताएं चल रही हैं, अनसर्टेनिटी चल रही हैं, इसके अलावा राजकोषीय समायोजन, कमजोर घरेलू खपत, आर्थिक गति किस प्रभावित करते हैं। मतलब ये तीनों जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट, ये किस तरह से निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, इसकी भी चर्चा करनी है। तो ओवरऑल पहले ये बताना है, फिर उसके तीनों इम्पैक्ट इनके बताना है, ठीक है। तो जब आप इंट्रोडक्शन की शुरुआत करेंगे, तो आपको पता है कि इंट्रोडक्शन में आपके पास कोई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई बात है आपके पास तो बता दीजिए, कोई इंट्रोडक्शन वैसा है एनसीईआरटी कोई अच्छा इंट्रोडक्शन बता दीजिए, या कोई स्टैट आपके पास है करंट का डाटा तो वो आप बता दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे अगर शुरुआत करूँ तो मैं यही कहूँगा कि वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है उसके संबंध में आईएमएफ क्या है, कई बार डाटा देता है ग्लोबल इकोनॉमी को लेके। तो आईएमएफ का मैं डाटा यहाँ पे कोट करूंगा, बोलूंगा कि आईएमएफ में अगर देखें तो आईएमएफ के अनुसार भारत की जो 2025-26 है, जो विकास दर हमारी 6.5% के आसपास रह सकती है। इतनी विकास दर में जो चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं वो घरेलू मांग की कमी होना, व ग्लोबल जो अनसर्टेनिटी है ही। आपको पता है कि रसिया यूक्रेन वॉर है, पाकिस्तान भारत के बीच कॉन्फ्लिक्ट था, गाजा पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ट्रेड को लेकर अगर आप देखोगे, ट्रेड डिस्प्यूट चल रहा है, किसके बीच? चाइना के बीच में चल रहा है, यूएस के बीच चल रहा है। तो इसकी वजह, इन सारी की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम रह गई है जो हमारा पोटेंशियल था। तो इंट्रोडक्शन में आपने इस डाटा को भी कोट कर दिया, कुछ चैलेंजेस को ही बता दिया कि अब कॉपी वैल्यूएटर को पता है कि आपको कुछ चैलेंजेस पता है, आगे आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ पे बताएंगे कि जो मैक्रो इकोनॉमिक जो चुनौतियां हैं वो कौन कौन सी हैं, इकोनॉमिक चुनौतियां। अब हम इसकी बात करेंगे, पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले बताएं क्या, ये आप यहाँ पे देखिए, आप इस पॉइंट को बताइए, वैश्विक अनिश्चितताएं। तो बताइए आपको वैश्विक अनिश्चितताएं कौन कौन सी, कुछ उदाहरण बता दीजिए, है ना। हमेशा आप स्टेटमेंट लिखिए, उसके फैक्ट को प्रूव करने के एग्जांपल लीजिए। जैसे रूस यूक्रेन वॉर दिखाइए, फिर ठीक है ना। इसके बाद तेल के मूल्य में अस्थिरता दिखाइए। इसके बाद आप दिखाइए वैश्विक मांग में गिरावट, है ना। और ट्रेड डिस्प्यूटेड टैरिफ वॉर कह सकते हैं। तो ये वैश्विक अनिश्चितता हो गई। अब इसके अलावा ये तो पहला इम्पैक्ट होगा जो मैक्रो इकोनॉमी को चैलेंज है एक तरह से। दूसरा आप देखोगे, दूसरा दिखाई दे रहा है राजकोषीय समायोजन, फिजिकल कंसोलिडेशन, राजकोषीय समायोजन। राजकोषीय समायोजन कैसे यहाँ पे है? अब देखो सरकार क्या कर रही है, सरकार का घाटा बहुत ज्यादा बढ़ गया, सरकार का व्यय बहुत ज्यादा बढ़ गया, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा बहुत ज्यादा है, पूंजीगत घाटा भी। तो सरकार यहाँ पे कुछ कम करने का प्रयास कर रही है, तो सरकार व्यय में कटौती कर रही है। और जब सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कटौती हो जाती है, तो नए नए प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कमी आने लगती है। फिर इससे डेवलपमेंट के जो रूट्स हैं, इसके जो निजी व्यापार है, इसके अलावा जो और सप्लाई चेन जो और बेहतर होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं स्टेगनेट हो जाता है, स्टेगनेशन आ जाता है उसमें, और वो चीज़ रुक जाती है। तो सरकार का व्यय यहाँ पे करने का प्रयास है। इसके अलावा अगर हम देखें पूंजीगत जो व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट भी भारत में कम हो जाएगी। ये चैलेंज देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पे आप देखोगे राजकोषीय समायोजन को और कैसे बेहतर किया जाता है, फिजिकल कंसोलिडेशन और कैसे किया जाता है। जो हमारे सब्सिडी प्रोग्राम है उनको कमी लाके सब्सिडी प्रोग्राम है। अब आपको पता है यूरिया में सब्सिडी, डीएपी में सब्सिडी, हर चीज में अब सरकार सब्सिडी देती है, तो सब्सिडी को यूटिलाइज करेगी सरकार। तो इस तरह से आप देखोगे तो राजकोषीय समायोजन में ये माइक्रो इकोनॉमिक चैलेंज क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे आओ, घरेलू खपत। आपको पता है कोविड-19 के बाद बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया। अब उसके बाद आप देखो सेविंग थोड़ा बहुत ज्यादा, जो पैसे थे लोगों के पास सेविंग में उन्होंने डाल रखे थे, उसके बाद जो कंजप्शन है वो कम होता गया। अब जब कंजप्शन कम होता है, अगर हम बात करें, अगर उपभोग कम होता है, उपभोग अगर कम होगा तो उत्पादन कम होगा, मांग कम होगी। अब मांग कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा। इस तरह से ओवरऑल तीनों जो चैलेंज मैक्रो इकोनॉमी में आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका इम्पैक्ट आपको बताना है। अगर हम बात करें, इसको यहाँ पे रफ कर देते हैं और इम्पैक्ट यहाँ पे बताना है, क्या इम्पैक्ट इसका हो सकता है। इम्पैक्ट में आप बताओगे, एक तो निजी निवेश
कम हो जाएगा। निजी निवेश भी भाई सरकार ने खर्चे कम किए तो निजी निवेश भी आम लोग भी यहाँ पे खर्चे कम करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा कंजप्शन यहाँ पे जो खपत बढ़नी चाहिए थी, लोगों की डिमांड बढ़नी चाहिए तो वो यहाँ पे और कम होने लगेगी और विकास में इस स्थिरता आ जाएगी, मतलब स्टेग्नेशन आ जाएगा डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे समस्या देखने को मिल रही है, जिससे जो आय असमानता है ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार भारत में बनी हुई है, वो लगातार बनी रहेगी। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, कंक्लूजन में आप बताएं कि राजकोषीय लचीलापन, हमें फिजिकल जो फ्लेक्सिबिलिटी अपनानी चाहिए, टारगेटेड सब्सिडी दी जानी चाहिए, मांग संवर्धन को यहाँ पे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस तरह से मेंस का पहला आंसर आप यहाँ पे टैकल कर सकते हैं। फिर दूसरे आंसर पे आप आते हैं और बात करते हैं बायो एनर्जी रणनीति में संकुचित बायोगैस और विविध बायोमास इनपुट्स की भूमिका क्या होती है। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि बायो एनर्जी रणनीति संकुचित बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस के बारे में बात हो रही है कि इसकी भूमिका बताना है आपको और इसका अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण कैसे कैसे वो पारिपत ऊर्जा अर्थव्यवस्था एनर्जी जो इकोनॉमी उसको आगे बढ़ाते हैं। अब इंट्रोडक्शन में आप बताइए, क्यों आप ये बता सकते हैं कि जो बायो एनर्जी है उसको लेके भारत सरकार ने 2018 में पॉलिसी बनाई थी। ठीक है, और वर्तमान में अगर देखें सीबीजी का बढ़ावा यहाँ पे देखने को मिला है, जिससे क्या ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सके, चक्रीय अर्थव्यवस्था को। इस तरह से आप भूमिका को बताएं, कोई एक्ट बता दिया, कोई अपनी एग्जाम्पल दे दिया, कोई करंट का डाटा देते, इस तरह से कहीं ना कहीं आपकी जो भूमिका है वो मजबूत हो जाती है। फिर जब आते हैं मुख्य भाग में, मुख्य भाग में जब आएंगे तो आप पाएंगे कि क्या मुख्य भाग में समस्या है। तो मुख्य भाग में आप क्या बताएंगे, ये मैं सेकंड इसको मैं प्ले कर देता हूँ। हाँ, मुख्य भाग में आप बताएंगे कि जो सीपीडी और बायोमास इनपुट्स की भूमिका है यहाँ पर, क्या भूमिका है इनकी यहाँ पे आप बताइए। अब आप यहाँ पे बताएंगे, इसका मैं पेन का चेंज कर देता हूँ कलर। हाँ, आप यहाँ पे पाएंगे जो गोबर है, कृषि अपशिष्ट है, नगर निगम कचरा है, इससे क्या होता है, सीवेज गैस से उत्पादन होता है किसका, कंप्रेस्ड बायोगैस का। और कंप्रेस्ड बायो जो गैस है हमारी, सीबीजी है, उसको लेकर सरकार ने एक स्कीम चले, सतत योजना, जिसमें 5,000 से ज्यादा जो कंप्रेस्ड बायोगैस है उसके संयंत्र लगाने की बात की जा रही है। जिससे क्या करना है, सरकार का पर्पज क्या है, सीबीजी अगर बढ़ता है ना तो देखिए आयात जो हमारा कम हो जाएगा, जो नेचुरल गैस है उसका आयात यहाँ पे कम हो जाएगा, गाँव में आत्मनिर्भरता बढ़ जाएगी, तो आत्मनिर्भर भारत यहाँ पे बन पाएगा। तो इस तरह से आप देखो जो सीबीजी है, कोई भी अगर सरकार योजना चला रही है तो अगर जो इस तरह से सरकार यहाँ पे पहल लेती है या लोग यहाँ पे पहल लेते हैं तो आयात में यहाँ पे कमी हो जाएगी ऊर्जा के संबंध में। सतत योजना का स्कीम्स का यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं। फिर इसके अलावा पराली जलाने से रोक यहाँ पे हो सकती है, पराली को भी आप देखो जो बायोमास गैस है उसके उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, बायो कोल बनाया जा सकता है, बायो सीएनजी बनाया जा सकता है, इस तरह से उसका उपयोग यहाँ पे किया जा सकता है। तो वेस्ट यूटिलाइजेशन, वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है, लोकल पार्टनरशिप यहाँ पे बढ़ावा मिल सकता है कि लोकल लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा, तो इससे कहीं ना कहीं रूरल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। वोमेन एस एच जी क्रिएट हो सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से बहुत सारे वोमेन वेस्ट जो अब देखिए छोटे छोटे उद्योग यहाँ पे उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे कहीं न कहीं आप देखोगे अलग-अलग लाभ मिलेगी, तो रोज़गार मिल रहा है, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं हमारा जो पेरिस जो हमारा चैलेंज है, पेरिस समझौते के तहत जो हमने कन्वेंशन में हमने बात की थी पेरिस एग्रीमेंट में, उसको भी हम यहाँ पे टैकल कर सकते हैं। 2070 में जो हमें कार्बन न्यूट्रल करना है, उस दिशा में हमारे आगे बढ़ सकते हैं। तो कहीं न कहीं इसके परिणाम बहुआयामी दिखाई देते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। अब यहाँ पे निष्कर्ष में आप बताएँ कि भारत सरकार को यहाँ पे नीति समर्थन देने की आवश्यकता है, वित्तीय प्रोत्साहन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट देने की आवश्यकता है। इस तरह से आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर आते हैं एमसीक्यू में, तो जो पहला एमसीक्यू बात करता है बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म के संबंध में, यहाँ पे बात करता है कि आखिर ये क्या है इसके संबंध में। तो आप यहाँ पे देखें कि ये जीव केवल समुद्री पर्यावरण में पाए जाते हैं। सही है गलत आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर आप इस पर नजर डाल तो आप पाओगे यहाँ पर कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, केवल समुद्री पर्यावरण नहीं पाए जाते, बाहर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं सही है, रासायनिक गुणों पर निर्भर होते हैं। कुछ प्रजातियों में जीव ज्योति रक्षा के रूप में कार्य करते हैं, शिकारी सुरक्षित हो सके, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो केवल दो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे कोरल वाटर, कोरल के संबंध में विचार करना है। ठंडे पानी के प्रवाल सामान्यतः गर्म पानी के प्रवाल से अधिक युक्त हथेले संबाटिक रखते हुए वे रीफ जैसी संरचनाएं नहीं बनाते हैं। अब ये सही है गलत इसको बारे में आपको बताना है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। जो ठंडे पानी के प्रवाल जो जलतृष्ण नहीं होते हैं वो गर्म पानी के प्रवाल में पाए जाते हैं। इसके अलावा ठंडे पानी के प्रवाल रीफ जैसी संरचना बनाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनाते हैं। तो केवल दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा, ठंडे पानी प्रवाल पानी के प्रवाल से भिन्न होते हैं क्योंकि सहजीवी शैवाल नहीं होते, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो, पानी में प्लवक व जैविक पदार्थ को लेकर पोषण को प्राप्त कर सकते हैं। तो केवल दो स्टेटमेंट यहाँ पे सही जगह। तीसरा पीटलैंड के संदर्भ में बात करें, पीटलैंड ऐसे आर्द्रभूमि होते हैं जो स्थायी रूप से जल भराव के कारण मृत पौधों का पूर्ण
अपघटन नहीं होता। ये बात एकदम सही है। इसमें अगर देखें तो आधा ही अपघटन होता है, विघटन होता है, पूर्ण नहीं होता। पेटलैंड के अत्यंत प्रभावी कार्बन सिंक होते हैं जो विश्व के सभी जंगलों की तुलना में अधिक कार्बन संग्रहित करते हैं। अब ये सही है या नहीं ये तो बताना है आपको, तो ये सही है। ये पृथ्वी की सतह का 3% क्षेत्र को कवर करते हैं। अब विश्व के सभी जंगलों की तुलना में अधिक कार्बन संग्रहित करते हैं पेटलैंड्स। तीसरा, पेटलैंड केवल उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में बनते हैं। अब ये यहाँ पे गलत है। जलवायु क्षेत्र में बनते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में बनेंगे। कोरल ब्लीचिंग के बारे में बताना है, जब प्रवाल तापमान, प्रकाश, पोषक तत्व में बदलाव के कारण तनाव में होते हैं तो वह सहजीवी शैवाल जो जंथलस को बाहर निकाल देते हैं, जिससे उनका रंग सफेद हो जाता है। अब ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है नहीं, इसके बारे में आपको बताती हूँ। स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इसके अलावा जो प्लैंटन स्तर में वृद्धि प्रवाल सफेदी कारण बनती है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ये कारण नहीं बनती है। और तीसरा, ठंडे पानी का तापमान प्रवाल सफेदी का कारण बन सकता है, यह भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो ये 1 और 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही, केवल 2 इसका हो जाएगा। लास्ट, टॉर्नेडो चक्रवात के बारे में आपको बताना है। टॉर्नेडो चक्रवात एक ही समय में एक ही क्षेत्र में होते हैं, ये तो गलत है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि टॉर्नेडो यूएस वाले क्षेत्र में पाया जाता है, चक्रवात उष्णकटिबंधीय जो भारतीय हिंद महासागर क्षेत्र वहाँ पे पाए जाते हैं। चक्रवात की घूमने की दिशा पृथ्वी की दिशा घुमाव के निर्धारित होती है, लेकिन टॉर्नेडो पर यह लागू नहीं होती। ये बात सही है। ये चक्रवात ऐसे घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज, उत्तरी अक्षांश में। टॉर्नेडो चक्रवात की तुलना में आकार में छोटा होता है। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।